हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के चैप्टर 318 बीस्ट वॉरियर से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिउरा ने। मांगा की शुरुआत होती है शिप से, जहां पर सभी शिप के सेंटर पर इकट्ठा हैं, जहां वो जादुई रिचुअल शुरू करने वाले हैं। इज़मा एक्साइटेड है कि वो अब पहली बार जादू होता देखेगी, लेकिन ये जादू फानेसी करने वाली है, जो उसका भी पहला ही होगा। और ये बात मैग्निफिको के लिए भी उतनी ही सरप्राइजिंग है। फानेसी टेंस्ड है इस काम के लिए, क्योंकि शिर्के को गर्ड्स के साथ एस्ट्रल फॉर्म में जाना होगा और फानेसी को ही एज अ मैजिक यूजर अब शिप को प्रोटेक्ट करना होगा, जो फानेसी के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। 4 पावरफुल स्पिरिट्स को बनाना एक बेसिक जादू होता है, जो कि सही समय है फानेसी की प्रतिभा जांचने का, क्योंकि वो अब अपने एस्ट्रल फॉर्म पर कंट्रोल करना सीख चुकी है। उसे बस विश्वास करना होगा अपनी ट्रेनिंग पर, क्योंकि शिर्के उसे गाइड करने वाली है। फानेसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तभी वो गर्ड्स को देखती है, जिसकी उससे कुछ उम्मीदें हैं, और वो गर्ड्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। दोनों ही शिप के सेंटर में अब तैयार हैं। इवलेरा तुरंत ही जादुई सिंबल्स को शिप के दीवारों पर लगाने पड़ती है। शिर्के फानेसी को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि स्पिरिट्स के बनने के बाद उसे अपने मन में उन्हें मेंटेन ही करना होगा। और वहीं रोड्रिक सबको समझा रहा है कि कोई भी फानेसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। फानेसी और शिर्के तुरंत ही बैठ कॉन्सेंट्रेट कर एस्ट्रल बॉडी को शिप से बाहर ले आते हैं। अब फानेसी शिर्के की तरह पूर्व दिशा के राजा सूर्य का आह्वान करती है, जिसकी पहुंच पहाड़ों से ऊंचे मंजिल तक है। पश्चिम दिशा के राजा जल का आह्वान करती है, जिसकी पहुंच गहरे समंदर से भी गहरी है। साथ ही अब उसे उनकी जबरदस्त ताकत का अनुभव होने लगा है। वो दक्षिण दिशा के राजा अग्नि का आह्वान करती है, जिसकी गर्मी में सब पिघल जाते हैं, और उत्तर दिशा के राजा पृथ्वी का, जिसके साम्राज्य के पार नजरें भी नहीं जा सकती। और अब उसे उस अनोखी शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है, जिसका हिस्सा होने का एहसास उसे बिल्कुल नहीं था। और अब शिप के चारों ओर उन स्पिरिट्स का प्रतिबिंब उजागर होता है, जो वहाँ सभी के लिए किसी भी हैरतअंगेज इवेंट से बढ़कर है, जिसको समझना और समझा पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। शिर्के और फानेसी धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं, और फानेसी के चेहरे पर साफ साफ उसके चमत्कारी एहसास को देखा जा सकता है। शिर्के खुश है कि फानेसी अपने टेस्ट में पास हो गई, और वो शिर्के को उसकी मेहनत का फल दिखाती है, जो शिप के चारों तरफ देखा जा सकता है। फानेसी को यकीन नहीं होता कि ये सब उसने किया। रोड्रिक ने पूरी दुनिया देखी, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा, और मैग्निफिको अभी भी इससे पैसे कमाने के बारे में ही सोच रहा है। इज़मा के लिए उसके जीवन का ये बेहतरीन अनुभव है, और सर्पिको फानेसी को उसकी खुद की पहली कामयाबी के लिए बधाई देता है। शिर्के फानेसी के लिए खुश है, क्योंकि उसने जादूगरों के बीच अपना खुद का एक मुकाम हासिल कर लिया। और अब गढ़ सामने आता है, क्योंकि यहाँ से फानेसी का काम शुरू होता है, क्योंकि अब वही सबकी ढाल है। फानेसी अभी भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही है, जो उसकी आंखों से खुशी के आंसुओं की तरह निकलता है। शिर्के बताती है कि उसे अब घेरे में रहकर अपने मन में उन स्पिरिट्स की रोशनी को कायम रखना होगा। कोई भी एस्ट्रल बॉडी घेरे में नहीं आ सकती, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड के खतरों के सामने इसकी ताकत आधी ही होगी, जहाँ पर इसीदो और बाकियों को काम करना होगा। क्योंकि अब शिप सिक्योर है, अब गर्ड्स और शिर्को को उनका काम शुरू करना होगा। इसीद्रो भी चाहता है कि वो गर्ड्स के साथ सी गॉड से लड़े, लेकिन गर्ड्स उसे समझाता है कि इसीद्रो को उसकी काबिलियत और लिमिट दोनों को ही समझना होगा। अब शिर्के भी तैयार है, और तो और फानेसी को अब कासा और शिर्के के शरीर को भी डिफेंड करना होगा, जिसका भरोसा फानेसी उसे दिलाती है। शिर्के को अंदर के खतरे के बारे में अंदाजा है कि केव के अंदर ऑड फीलिंग बहुत ही ताकतवर है। वहाँ का पूरा मंजर सी गॉड के कंट्रोल में होगा, और शायद वहाँ पर स्पिरिट्स की मदद उसे ना मिले। तब गर्ड्स को फिर एक बार खुद को ही रिस्क में डालना होगा। गर्ड्स साफ साफ शिर्के से उसकी परेशानी पूछता है, और शिर्के उससे वहाँ उसकी मदद की उम्मीद कर रही है। वो चाहकर भी गर्ड्स के बर्सर्कर होने का खतरा मोल नहीं ले सकती, और जब तक वो उसके साथ है, वो उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। गर्ड्स अब झुककर शिर्के को उस पर चढ़ने के लिए कहता है, और उसके चढ़ते ही वो गर्ड्स को शुरू करने को कहती है। शिर्के जानती है कि वो गर्ड्स की कॉन्शियसनेस को उस पर बनाए रख सकती है, लेकिन तब भी उसकी बॉडी पर आर्मर का बर्डन तो होगा ही। गर्ड्स अब अपनी आंखें बंद कर डार्क बीस्ट का आह्वान करता है, जो खुद भी इसी मौके की तलाश में था। शिर्के देखती है कि गर्ड्स के समन करते ही आर्मर तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा है, जैसे कि कोई भूखा शिकारी शिकार की तरफ, और यही मंजर सीलस भी देख चौंक जाते हैं। तभी शिर्के की एस्ट्रल बॉडी उसके शरीर से अलग होती है, और उसके बेहोश शरीर को सर्पिको कैच कर संभालता है। बर्सर्कर आर्मर के अंदर डार्क बीस्ट अपने होश में आ चुका है, जिसकी ताकत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और शिर्के हर मुमकिन कोशिश करते हुए गर्ड्स की आंखों के सामने से डार्क बीस्ट को हटाकर उसे होश में ले आती है। और अब गर्ड्स का कंट्रोल खुद पर फिर से है, और आर्मर की ताकत भी उसके पास है। इसीद्रो को अब समझ में आता है कि शिर्के इस तरह से गर्ड्स को उसके आर्मर की ताकत यूज करने में हेल्प कर रही है। फानेसी फिर घबराते हुए गर्ड्स को आवाज देती है, और गर्ड्स प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हुए कहता है कि वो जानता है कि उसे क्या करना है। गर्ड्स अब शिर्के को उसे जोर से पकड़ने को कहकर तुरंत ही शिप से उछलता हुआ किनारे के पत्थरों के सहारे उछलता हुआ आइलैंड की तरफ बढ़ता है। सिरस को यकीन नहीं होता कि क्या वो वाकई ऐसा कर रहा है, और इज़मा को वो एक फ्लाइंग फिश की तरह लगता है। और
वहीं वो बच्चा गर्ड्स को उसकी अगली लड़ाई में जाते हुए देख रहा है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और यही इज़्मा को भी हो रहा है, जो इसीद्रो उसे देख समझ जाता है। इज़्मा खुद हैरान है क्योंकि उसे समंदर से फिर से आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। वहीं गर्ड्स कीव के मुहाने पर पहुंचता है जहां उसका ब्रांड जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। गर्ड्स समझ जाता है कि जिससे उसका सामना होगा वो अलग ही लेवल का मॉन्स्टर होगा। श्रीके बताती है कि वो जाग चुका है और गुफा के अंदर उनके आने का इंतजार कर रहा है। गर्ड्स अब गुफा के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आर्मर की वजह से वो अंधेरे में भी ढंग से देख पा रहा है। और तो और केव के अंदर का माहौल ठीक वैसा ही है जैसे उसने क्विलिफॉथ में जाते वक्त महसूस किया था। श्रीके कहती है कि अगर ये क्विलिफॉथ होता तो उसे स्पिरिट्स की मदद मिल जाती, लेकिन इस डोमेन में दूसरे स्पिरिट्स भी दम तोड़ चुके हैं। सी गॉड के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से गर्ड्स महसूस कर सकता है कि वो नर्क की खाइयों में बढ़ रहा है। तभी गर्ड्स चौंक जाता है क्योंकि आगे के रास्ते को पत्थर के स्टैच्यू के मलबे से बंद किया गया है। श्रीके कहती है कि ये पुराने कल्चर के मलबे होंगे, जिसका मतलब है कि हम सीधे दरवाजे से घुसने वाले हैं। गर्ड्स आगे मलबों में चढ़कर अंदर झांकता ही है कि उसे अंदर घोर अंधेरा दिखता है। श्रीके बताती है कि यही सी गॉड का मंदिर है कि तभी गर्ड्स को महसूस होता है और पानी से एक एक कर मॉन्स्टर निकल रहे हैं और वहाँ मॉन्स्टर का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। तभी पानी के अंदर से बॉसमैन का शिप निकलता है, जिससे बॉसमैन खुद गर्ड का वेलकम करता है। गर्ड्स बॉसमैन की शक्ल देख देख कर थक चुका है और बॉसमैन गर्ड्स की इतनी मेहनत और चुनौतियों को पार कर यहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी तारीफ करता है। बॉसमैन कहता है कि पूरे रोटरी की गैंग में एक तुम ही हो जो एक जबरदस्त योद्धा हो और तुम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ पर मॉन्स्टर कभी खत्म नहीं होंगे जिससे तुम अकेले जीत नहीं पाओगे। वो सभी कुछ भी नहीं है उस एक के सामने जिसके बारे में तुम जानते हो। अपनी नजरों के आगे देखो, दैत्यों के पीछे अंधेरे में, तब तुम जान पाओगे कि अंधेरा तुम्हें ही देख रहा है। और गर्ड्स देखता है कि मॉन्स्टर की पूंछ पीछे अंधेरे में जाते हुए किसी से जुड़ती है और वो है सी गॉड, जिसके दाढ़ी का बाल ही असल में वो मॉन्स्टर है। सी गॉड के खूंखार दहाड़ गर्ड्स को पूरे शरीर को अंदर तक झंझोड़ देती है, जिससे उसे सी गॉड की ताकत का परिचय मिलता है। गर्ड्स को अब पता चलता है कि अब तक गर्ड्स जिससे लड़ रहा था वो सी गॉड का दाढ़ी का बाल मात्र है और सी गॉड भी गर्ड्स की इस हिमाकत से उस पर नाराज है। गर्ड्स खुद को संभाल ही रहा होता है कि सी गॉड की दहाड़ की फिर गर्जना होती है, जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर श्रीके तक भी पहुंच रहा है और उसे भी अंदाजा नहीं था कि सी गॉड इतना खूंखार हो सकता है। बॉसमैन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे खोल समेत खा लिया जाएगा और वो सभी को गर्ड्स पर हमले के लिए कहता है। श्रीके जानती है कि गर्ड्स उन सभी से एक साथ नहीं लड़ सकता और वो उसे किसी कॉर्नर और संकरी जगह पर जाने को कहता है ताकि एक एक कर वो सबसे लड़ सके। गर्ड्स जानता है कि संकरी जगह पर लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा और वो सी गॉड के सामने अपनी पूरी ताकत को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है, वो भी उनसे लड़ते हुए। असल में उसका निशाना है सी गॉड, जिसके अंदर तक पहुंचना ही उसकी मंजिल है, जो श्रीके को और भी अटपटी लगती है। और गर्ड्स सामने से मॉन्स्टर को करीब देख तेजी से उनके बीच से कूदता हुआ निकलते हुए बॉसमैन के पास पहुंच उसके चेहरे पर पैर रख मॉन्स्टर के बीच से ऊंची छलांग मारता है। इन सब के बीच किसी तरह श्रीके की एस्ट्रल बॉडी अभी भी गर्ड्स को पकड़ी हुई है और सामने से मॉन्स्टर के खुले मुंह को देख जिस पर गर्ड्स अपनी तलवार गड़ा उसके ऊपर निकल जाता है। गर्ड्स अब स्पीड पकड़ता हुआ मॉन्स्टर के बीच से कूदते फांदते निकल रहा है, जो श्रीके के लिए पकड़े रहना और भी मुश्किल होता जा रहा है। बॉसमैन ये देख चौंक जाता है कि गर्ड्स उन सभी के बीच से बचकर निकल रहा है, जहां कई सौ मॉन्स्टर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। गर्ड्स ने लगभग मॉन्स्टर के जमावड़े को पार कर लिया है और मॉन्स्टर के पूंछ में फिसलता हुआ वो मुंह के करीब पहुंचता है और बंद होते दांतों को देख उसके अंदर कूद जाता है, जिसके तुरंत बाद ही सी गॉड का मुंह बंद हो जाता है। बॉसमैन उसे पागल समझता है क्योंकि वो मरने के लिए खुद ही सी गॉड के मुंह में कूद गया। इससे आखिर वो क्या हासिल कर लेगा? अगली सुबह तक तो उसे अंदर मरना ही है। अब बॉसमैन खुश है क्योंकि उसके और रोड्रिक के बीच गर्ड्स भी नहीं रहा और सभी को उन पर हमले के लिए चलने को कहता है, जो अब तेजी से गुफा से बाहर निकल रहे हैं खुले समंदर की ओर। वहीं सी गॉड के अंदर एक ट्यूब से गर्ड्स निकलता है। वहाँ जहाँ जहाजों का बेड़ा ध्वस्त पड़ा हुआ है, वो किसी तरह स्टमक के अंदर आ तो गया है, जहाँ हल्की सी रोशनी की वजह से वो देख पा रहा है। श्रीके समझ जाती है कि सी गॉड के टेंटिकल्स ही इन्हें समंदर से यहाँ लाए हैं। सी गॉड अपने शिकार को खाकर अपना हिस्सा बना लेता है। श्रीके गर्ड्स से उसके अगले प्लान के बारे में पूछती है क्योंकि उसका पेट इतना बड़ा है कि गर्ड्स का कोई भी हमला एक कांटे की तरह ही होगा। गर्ड्स उसे सुनने को कहता है और उन्हें तोपों की तेज आवाजें आती हैं। श्रीके को लगता है कि सी हॉर्स शिप का हमला सी गॉड पर हो रहा है। गर्ड्स बताता है कि ये सी गॉड की पल्स है और आवाजें उसके बड़े से दिल की धड़कनों की हैं। श्रीके को यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक आवाजें सी गॉड की दिल की हैं। गर्ड्स कहता है कि वो सी गॉड ही क्यों ना हो, आखिर में है तो एक ऑक्टोपस ही। दिल पर एक कांटा भी बहुत बड़ी चोट देता है। गर्ड्स को दिल को लोकेट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये पल्स की आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं और श्रीके उसके दिल को लोकेट करने लगती है और ढूंढते ही उसे बताती है कि सी गॉड का खून उस दिशा में इकट्ठा हो रहा है। उन्हें जल्द से जल्द सी गॉड के दिल तक पहुंचना होगा
क्योंकि सी गॉड का हमला कभी भी शिप पर हो सकता है। गर्ट्स जानता है कि चाहे वो दीवारों पर चढ़कर जाए या चीरकर अंदर से जाए, दोनों ही केस में उन्हें समय लगेगा। तभी श्रीके चीखती है क्योंकि अंदरूनी दीवारों से अचानक ही लिक्विड गिरने लगा है जो जहाजों पर गिरते ही उन्हें जलाने लगती है। ये स्टमक एसिड है जो वहाँ कुछ ज्यादा ही है और उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। गर्ट्स के पास अब नया प्लान है जिसमें स्टमक एसिड उन्हें ऊपर निकलने में हेल्प करेगा। अब गर्ट्स को ऊपर तक पहुंचना होगा, वो भी एसिड से बिना जले, और वो आगे शिप की तरफ बढ़ता है। एसिड के गिरने से शिप में छेद होने लगे हैं और उसके अंदर से कोई जीव ऊपर की ओर बढ़ते हैं जिन्हें देखते ही श्रीके डर जाती है। गर्ट्स देखता है कि ये जीव कीड़ों की तरह हैं जिनका ऊपरी खोल ढाल सी मजबूत है। ये किसी किस्म के पैरासाइट हैं जो वहाँ रहते हैं और एसिड से बचने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं और गर्ट्स को करीब पहुंचते ही उन पर हमला करते हैं। वहीं बाहर समंदर में नेविगेटर देखता है कि पायरेट शिप बहुत से मॉन्स्टर को उनकी तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। रोड्रिक का नेविगेटर तुरंत ही पीछे हटने को कहता है, पता नहीं पानी के अंदर और कितने होंगे। सर्पिको तुरंत ही फानेसी को अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि बाहर खतरा बढ़ने वाला है, लेकिन फानेसी मना कर देती है क्योंकि उसे गार्डियन स्पिरिट की फॉर्मेशन को बनाए रखना होगा और तो और श्रीके को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और अब रोड्रिक पीछे हटने से मना कर देता है क्योंकि शिप की गार्डियन एंजल फानेसी उसके साथ है और तुरंत ही सभी को लड़ाई के लिए तैयारी करने को कहता है और सभी तोपें तैयार कर मॉन्स्टर की तरफ तोपों से हमला करते हैं। तोप के गोले अब मॉन्स्टर और शिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बॉसमैन उन गोलों की फिक्र किए तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और शिप के सेलर मॉन्स्टर को अपने करीब देख अपनी पूरी क्षमता पर मॉन्स्टर का डट का सामना कर रहे हैं। शिप के करीब पहुंचते ही शील्ड से मॉन्स्टर जलने लगते हैं और वो सभी शील्ड के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। रोड्रिक और बाकियों की अब जान में जान आती है क्योंकि मॉन्स्टर शील्ड के अंदर नहीं आ सकते और वो सभी फानेसी की तारीफ करते हैं जो शिप की गार्डियन एंजल है। रोड्रिक मॉन्स्टर की इतनी तादाद देख तुरंत ही उन पर हमले के लिए कहता है और अब तोपे मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देती हैं जिससे घायल और तबाह हुए मॉन्स्टर वापस पानी में चले जाते हैं। रोड्रिक और बाकियों का कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका है और वो सभी मॉन्स्टर जो उनके करीब आ रहे हैं उन्हें मारने का आदेश देता है। बॉसमैन अब गुस्से में है और वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ता है जिसे देख बाकियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बॉसमैन का शिप शील्ड को भेदते हुए अंदर आ जाता है। फानेसी बताती है कि शील्ड दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स के लिए है और धरती के ऑब्जेक्ट पर उसका कोई असर नहीं होगा और पायरेट शिप सीधे रोड्रिक के शिप पर लैंड करता है जिससे एक जबरदस्त झटका लगता है और रोड्रिक का पूरा शिप हिल जाता है जिससे किसी तरह तो वो सभी खुद को संभालते हैं। वो देखते हैं कि पायरेट शिप उनके ऊपर ही है और उसके अंदर से बॉसमैन अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता है। इस शील्ड की वजह से पायरेट्स का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। बॉसमैन उन्हें धमकी दे ही रहा होता है कि तभी एक बॉम्ब उड़ते हुए आता है और एक पायरेट के मुंह में जाता है और उसके ब्लास्ट से वो वहीं मर जाता है। ये काम इसीद्रो का है जो उन्हें लड़ने की खुली चुनौती देता है। इसीद्रो का देखा देखी सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आजान अपने पूरे आर्मर पहनकर तैयार है और अब दोनों तरफ से जंग का आगाज होता है और अब शिप पर लड़ाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा चैप्टर 317 से 321 कवर किया है। मांगा के अगले पार्ट में रोड्रिक वर्सेस पायरेट और गर्ट्स की सी गॉड की जर्नी कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।